नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये इम्तिहान पब्लिकेशन का 8वां सेट है जिसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। 8वें सेट में 150 क्वेश्चंस करीब में है, जिसमें से 140 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और 7 सेट इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट है इम्तिहान पब्लिकेशन के नाम से, तो उसको भी आप जाकर ज़रूर कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। बहुत ही अच्छा सेट है ये। ओके, शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और इकोनॉमिक्स का लेक्चर चल रहा है साथ ही साथ चैनल पर, जिसको आपको करना चाहिए अटेम्प्ट। बहुत ही अच्छे ढंग से सामान्य शब्दों में आसान भाषा में समझाता हूँ इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा का सचिव निम्न से किसे नियुक्त किया गया था? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? HVR अयंगर को। इसका आंसर सी हो जाएगा। LN मुखर्जी जो हैं, इनको संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार बनाया गया था। BN राव साहब को मुख्य संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था और वसंत कृष्ण वैद्य को मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन करने का काम दिया गया था। अंतरिम सरकार 1946 में वित्त विभाग निम्न से किसके पास था? और आपको पता है ये क्वेश्चन आपके 67वीं BPSC में पूछा है। 67th BPSC प्री का ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है और मैंने एग्जाम में जाने से कुछ दिन पहले ही घटना चक्र के जो क्वेश्चन होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें इस क्वेश्चन को करवाया था। ओके, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान को नियुक्त किया गया था। मुस्लिम लीग की तरफ से थे ये। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक में किसके प्रस्ताव पर सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किसने ये चीज़ प्रस्ताव दिया था? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा JB कृपलानी जी ने ये प्रस्ताव दिया था कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद से क्या हुआ था? राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संविधान किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा है, तो 7वीं अनुसूची में ही तो है। डैश का कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका है। किसने ये चीज़ कहा था? और आपको इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, इसको याद रखना होता है। जब प्रस्तावना संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में लिखने के लिए, मेंस में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप इस कथन को यूज कर सकते हैं। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा था? तो डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं। इनकी बुक आती है हमारा संविधान, हमारी संसद हमारा संविधान करके, बहुत ही बेहतरीन बुक है, उसको पढ़ना चाहिए। UPSC के लिए तो लोग पढ़ते हैं। संसद संविधान किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण करती है? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? छठे का आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारतीय संसद ने किस वर्ष तक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया था? प्रवासी भारतीयों को प्रदान किया था, मत देने का अधिकार दिया गया था। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी में ये चीज़ किया गया था। ओके, और 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसी में संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होने वाला मूल अधिकार कौन सा है? तो आपको मैंने बताया है 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं। बाकी जो होते हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं और भारतीयों को भी प्राप्त होते हैं। तो आर्टिकल 14 हो जाएगा इनमें से। ओके, समानता का जो अधिकार दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्यों का अवधारणा का प्रकटीकरण करता है कौन से आर्टिकल में? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का, तो आर्टिकल इसका कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 38 हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ इसके अंतर्गत? अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को दूर करने का निर्देश दिया गया है। DPS का भाग है ये। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। तो आपको स्टेटमेंट को सारे पढ़ के करना है। मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। 10 का आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह की समिति पर 42वें संविधान संशोधन में लागू किया गया था, ना कि 44 में। तो पहला गलत हो जाएगा, ये ही इसका गलत है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? 11 का आंसर दिया हुआ है इस बुक में, इसका आंसर हो जाएगा बी, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था ये? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। और इसके द्वारा दिल्ली में विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी, और पंडिचेरी है वहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश होते हुए विधानसभा है। तो यहाँ के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से किस संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है? तो 12 का आंसर हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि किसका है? तो दिल्ली और पुदुचेरी का है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। लोकसभा के सदस्यों से संबंधित लैम डेक का अर्थ क्या है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? लैम डेक का अर्थ होता है
कि लोकसभा के वर्तमान सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते उनको लैम डक कहा जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे इस लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अगली लोकसभा के लिए अगर निर्वाचित नहीं हो पाते हैं तो उनको लैम डक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कांग्रेस से निम्न में से कौन शामिल था, ये पूछा है। 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी जो थे, ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले तो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, और इसमें प्रारूप समिति में 2 सदस्य कांग्रेस से भी शामिल थे, KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी। ओके। निम्न से कौन सा वीटो अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के पास अत्यंतिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो है, JB वीटो है। ओके। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिल्की वे आकाशगंगा में सौर मंडल के निकटतम अब तक का ज्ञात सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे क्या नाम दिया गया है? जो निहारिका है ना, उसी में सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, सौर मंडल के सबसे निकटतम का ब्लैक होल है ये। और 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम है द यूनिकॉर्न। ओके। और एक चीज़ बताऊं, ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसा ब्रह्मांड में पिंड होता है जिसकी एस्केप वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है, वो प्रकाश भी ब्लैक होल के एस्केप वेलोसिटी को पार नहीं कर पाती है। इसीलिए ब्लैक होल अदृश्य होता है, देखा नहीं जा सकता है उसको। ओके। कारोबारी सुगमता 2.0 एवं जीवन की सुगमता निर्भर है किस चीज़ पर? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास आधारित शासन पर ये चीज़ सुगमता निर्भर है। ओके। भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ जल पर रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की है? 18 का क्या आंसर हो जाएगा? नीदरलैंड के साथ भारत सरकार ने ये हस्ताक्षर किया है। ओके। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन तैमान किस देश के लापता पनडुब्बी की खोज और बचाव के लिए चलाया गया था? आपको पता होगा, ये इंडोनेशिया का एक पनडुब्बी था जो अपने सवार लोगों के साथ डूब गई थी समुद्र में, हिंद महासागर में। तो ऑपरेशन तैमान चलाया गया था भारतीय नेवी द्वारा इसको ढूंढने के लिए। ई शांता क्या है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को रोक कर करना है, मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। ई शांता एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जो जलीय कृषि करने वाले किसानों और निर्यातकों को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जो जलीय कृषि यानी कि मछली हो गया या जलीय कोई भी उत्पाद हो गया, उसको बेचते हैं और उसको खरीदते हैं, इन दोनों लोगों के बीच में प्लेटफॉर्म का काम करता है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जनजातीय सलाहकार विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने किसके साथ मिलकर भारत में जनजातीय परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक परियोजना का आरंभ किया है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? लिंक फंड जो है इसके साथ मिलकर जो ट्राइफेड है इसने एक परियोजना शुरू किया है भारतीय। और मैं इसको बता देता हूँ, इन दोनों एजेंसियों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और तो इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ है। ओके। तो जो ट्राइफेड है इन्होंने लिंक फंड के साथ मिलकर जनजातीय परिवार के लिए सतत आजीविका मतलब नौकरी चाकरी, पैसा उपलब्ध करवाना, फंड उपलब्ध कराना, इसके लिए समझौता किया है। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका नाम दिया गया है A76। ओके। और ये लगभग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा एक बड़ा सा बर्फ का टीला था जो अलग हो गया अंटार्कटिका महासागर से, अंटार्कटिका महाद्वीप से, जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ से। WHO ने किस देश के साथ रोगजनक भंडारण, साझाकरण और विश्लेषण के उद्देश्य से बायो हब सुविधा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? WHO ने शुरू किया है बायो हब नामक सुविधा शुरू करने के लिए। किसके साथ समझौता किया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया है। SCO की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 16वीं बैठक निम्न से कहाँ आयोजित की गई? तो 24 का आंसर हो जाएगा, तजाकिस्तान में इसको आयोजित किया गया है। और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। SCO के सदस्य मैं बता देता हूँ कौन कौन है। चीन है, भारत, पाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, ये सभी कौन हैं? SCO के सदस्य हैं। ओके। और ईरान भी जुड़ा है कुछ दिन पहले। GDP की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट GDP को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? GDP की गणना मैंने इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इस राज्य ने क्या किया है ना, GDP की गणना में ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इसको भी शामिल किया है इन्होंने, समझ रहे हो ना। तो इसका पूछ रहा है कौन सा ऐसा राज्य है? इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। ITATE द्वारा
पोर्टल निम्न से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ओके, और ये क्या है? तो यह विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया आयकर अपीलीय अधिकरण है। जो टैक्स संबंधी आपको अपील करना होता है उसके लिए ये बनाया गया है। एक ई फाइलिंग पोर्टल है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में इस पर जाके अपना फाइल कर सकते हो, समझ रहे हो ना? और ये इसी के लिए बनाया गया है विधि और न्याय मंत्रालय की तरफ से। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान निम्न से किसके द्वारा शुरू किया गया है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। देश के 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है कोविड-19 रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता करने के लिए। ID आर्ट ऐप निम्न से किस वैश्विक संस्था ने लॉन्च किया है? 28 का आंसर हो जाएगा इंटरपोल ने इसको लॉन्च किया। इंटरनेशनल पुलिस जिसको कहा जाता है इंटरपोल, उसी ने लॉन्च किया है। ओके, तस्करों की पहचान के लिए। और इसमें करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको जरूर करिए। अगर गलत हो रहे तो कोई बात नहीं, आप सीख तो रहे हैं कम से कम। भारत के किस बंदरगाह पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो 29 का आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है कोलकाता में, वहाँ पर शुरू किया गया है। ओके, और इससे क्या होगा? ये लंबी दूरी की संचार सुविधाएं मुहैया कराएगा ये प्रोटोकॉल। ओके, और समुद्र में संचार सुविधाएं मुहैया करवाएगा। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में निम्न से किसे हराकर कांस्य पदक जीता था? 30 का आंसर हो जाएगा हे बिंग जियाओ, ये चीन की खिलाड़ी है। इनको हराकर पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 नाम था उसका, लेकिन 21 ईस्वी में हुआ था। 16वें ग्रीष्म पैरा ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर निम्न से किस देश ने हासिल किया? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? चीन ने हासिल किया था। ओके, और भारत कुल 19 पदक के साथ 24वें स्थान पर रहा था पैरा ओलंपिक में। सुशासन सूचकांक भारत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए। सुशासन सूचकांक को नीति आयोग द्वारा तैयार किया था, यही गलत है। इसको तैयार किया था प्रशासनिक सुधार अब लोक शिकायत विभाग जो है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। बाकी इसके सारे सही हैं। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पेंशन भोगियों के लिए शुरू किया गया है ये चीज़, तो 33 का आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य है जिसने शुरू किया है ये। अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना से निम्न में से किस देश की नौसेना के साथ पहला नौसैन्य अभ्यास किया है? अगस्त 2021 में, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? अल्जीरिया की नौसेना के साथ पहली बार भारतीय नौसेना ने युद्धाभ्यास किया है। केंद्र सरकार के नए सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी। 6 जुलाई 2021 को किया गया है। ट्राइफेड निम्न से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वन धन उत्पाद के प्रचार और बिक्री के लिए एक समझौता किया है? ट्राइफेड जो है इसने समझौता किया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ वन धन के जो वन के उत्पाद होते हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए, बिक्री के लिए। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? इस प्लेटफॉर्म का नाम है बिग बास्केट। बिग बास्केट का तो नाम सुना ही होगा। 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार निम्न से किसे प्रदान किया गया है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह हैं, इनको प्रदान किया गया, तंजानिया के हैं और इन्हीं को प्रदान किया गया है 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ओके, अगला है 38 नंबर कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है जिसने राज्य स्तरीय स्टेट HDI इंडेक्स जारी किया है। अपने राज्य में HDI इंडेक्स जारी किया मध्य प्रदेश ने। ओके, वैसे HDI 1990 में UNDP के द्वारा शुरू किया गया था, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। निम्न से फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको भी हम लोग अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंध होता है फिलिप्स वक्र का, ऐसे बनता है ये, है ना। क्या होता है कि पहले जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कुछ देर के लिए तो घटती है, और बाद में क्या होती है, मुद्रास्फीति जब और अधिक बढ़ती है तो बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ने लग जाती है। ओके, यही होता है फिलिप्स वक्र। ब्रेंट सूचकांक का संबंध किससे है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि ब्रेंट सूचकांक का संबंध परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थ के मासिक मूल्य से है। जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके जो मंथली रूप से जो तेल का दाम, कच्चा तेल का जो सुना होगा या तेल का दाम सुना होगा, डिसाइड होता है, वो ब्रेंट सूचकांक से ही तेल का दाम डिसाइड होता है। इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, ई आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। आपको वीडियो पॉज करके करना, मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। इसका है कि भारत में चीनी का मूल्य SAP केंद्र सरकार द्वारा जारी किया है, तो यही गलत है। ओके, इसमें दिया हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन भारत में होता है। SAP स्टेट एडवाइस प्राइस राज्य सरकार द्वारा चीनी के मूल्य के लिए जारी किया जाता है
है ना। राज्य सरकार द्वारा चीनी के मूल्य के लिए जारी किया जाता है। HYV कार्यक्रम की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। ओके, तो राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार यहाँ पर लिखा हुआ है। तेंदुलकर समिति द्वारा वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी की मात्रा कितनी आंकलित की गई थी? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 21.9% आंकलित की गई थी। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो सी रंगराजन जो समिति है उसने जो बोला था ना कि भारत में लगभग में 29% के आस पड़ोस में भारत में गरीबी है। और नया डेटा तो नीति आयोग जारी करती है, ये करंट अफेयर के हिसाब से आपको करना चाहिए, पुराना डेटा मत याद करना। ओके, अगला है निम्न से किसके द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है? तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है कि 43 का है कि भूमि विकास बैंक जो है ये दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करती है, भूमि विकास बैंक। और इसकी शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यह मुख्यतः दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? सरकारी प्रतिभूति, प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? बॉन्ड होता है ना। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति को क्या कहा जाता है? तो ये ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ओके, ट्रेजरी बिल कहते हैं उसको, और इसे भारत सरकार के नाम पर RBI द्वारा ही जारी किया जा सकता है ट्रेजरी बिल को। और इसकी मूलतः अवधि कितनी होती है? तो 364 दिन में ट्रेजरी बिल जो होता है वो परिपक्व हो जाता है। निम्नलिखित को तरलता के घटते क्रम में सजाइए। तरलता के घटते क्रम में सजाना है। तरलता का मतलब क्या होता है? कहाँ पर कैश ज़्यादा है ये बात कर रहा है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले बी करेंसी, उसके बाद से बैंकों के पास जमा, BD, उसके बाद से बैंकों के पास बचत जमा, उसके बाद से बैंकों के पास सावधि जमा। ये होंगे तरलता के घटते क्रम में। ओके, सबसे ज़्यादा किस में होगा? करेंसी में ही तरलता होती है। उसके बाद किस में होगा? तो बैंकों के पास मांग जमा जो होती है उसमें होती है। उसके बाद किस में हो जाएगा? बैंकों के पास बचत जमा जो है वो। उसके बाद आती है सावधि जमा, जिसको फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। समझ रहे हो ना, फिक्स डिपॉजिट सबसे अंत में आता है तरलता के माध्यम में। 45 का ए हो जाएगा। बैंकिंग जब हम लोग शुरू करेंगे उसमें पढ़ेंगे इसको। किसी अर्थव्यवस्था में GNP कैसे प्राप्त किया जाता है? ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। आप लोगों को ये चीज़ आसान लगना चाहिए अगर आपने इकोनॉमिक्स का लेक्चर अटेम्प्ट किया है तो GDP में विदेशी आय को जोड़कर GNP प्राप्त किया जाता है। ओके, निम्न से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो होता है ये विश्व बैंक द्वारा नहीं, UNCTAD UNCTAD एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। UNCTAD नाम है इसका। नागालैंड से अपसपा को हटाने के लिए हाल ही में एक पैनल का गठन किया गया है। इस पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो है इसको हटाने के लिए। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम है विवेक जोशी समिति बनाई गई है। अगला है भारत के प्रथम ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ किस शहर में किया गया? 49 का आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु में किया गया है। GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी के संबंध में राज्यों के घटते क्रम को सजाएं। बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है। इस तरह से कौन याद रखता है? राज्यों का सेवा क्षेत्र कैसे याद रखेगा? इस तरह क्वेश्चन ना हो तो कोई बुरा मानने की चीज़ नहीं, काट के आगे बढ़ जाना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? 50 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और मणिपुर। ये राज्यों के घटते क्रम है सेवा सेक्टर में। ओके, हमें राज्यों का नहीं याद रखना है, अपने राज्य का याद रखना है और भारत का याद रखना है बस। ओके, कर्नाट वंश के संस्थापक और अंतिम शासक के युग्म की निम्नलिखित में से पहचान करें। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा? नान्यदेव और हरि सिंह जो हैं प्रथम और अंतिम शासक हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इस शासक का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हुई थी। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कितनी समितियों द्वारा चलाया जाता था? 53 का आंसर हो जाएगा 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था। और 6 समिति में 5-5 मेंबर होते थे, यानी कि 30 लोगों द्वारा पूरे शहर को चलाया जाता था। मौर्यकालीन बारावर की गुफाओं की अवस्थिति के वर्तमान में किस जिले में है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और ये कहाँ पर है? तो इसमें दिया हुआ है कि जहानाबाद में है। मौर्यकालीन बारावर और नागार्जुन की पहाड़ी वर्तमान में जहानाबाद जिले में है। सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने बारावर और नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया। इन गुफाओं में अशोक के शिलालेख भी मिलते हैं। सर्वप्रथम अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए यहाँ गुफा का निर्माण करवाया। बारावर में लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा है। वही नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपिका गुफा, वापियाका गुफा, वेदाथिक गुफा का निर्माण किया गया है। तो ये किस जिले में है? तो मैंने पूरा पढ़ के भी एक एक एक्सप्लेनेशन का लाइन बाय लाइन पढ़ दिया। जहानाबाद जिले में। विद्यापति किस शासक के दरबारी कवि थे? तो 55 का आंसर हो जाएगा महाराजा शिव सिंह के दरबार कवि थे। और विद्यापति जो हैं मैथिली कोकिल कहा जाता है इनको, मतलब
बहुत ही अद्भुत लेखक हैं। और मैं पढ़ देता हूँ। विद्यापति महाराज शिव सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह का संबंध तिरहुत के वैनवार वंश से है। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति की रचनाओं में कीर्तिलता, गौरक्षा विजय, पदावली, भू परिक्रमा, गंगा काव्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सागर आदि हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं इनके। मुख्य रूप से शिव के नचारी संबंधी जो लोकल फोक आर्ट है, फोक गीत है, वो यही है। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था, प्रशासक? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? दरिया खां नुहानी को। इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो रहे हैं तो रिवीजन कीजिए अच्छे से। पटना में 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो इसका आंसर, इसका नाम था विलियम टेलर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बंधुओं। 1909 में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना निम्न किस स्थान पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा में हुई थी बॉयज एसोसिएशन की स्थापना। और इस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। प्रथम बैठक की अध्यक्षता अशफाक खां ने की थी। क्लियर हो गया। ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषक अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। अगला है यूरोपीय भाषाओं, संस्कृत और ईरानी भाषा में समानता के सिद्धांत को निम्नलिखित किसने प्रतिपादित किया था? तो 60 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने की थी। ओके, निम्नलिखित रचनाओं उनके लेखक के जोड़े में कौन सा सुमेलित नहीं है? विक्रमांग देव चरित विल्हन, मूसिक वंश अतुल, राजतरंगिणी कलहन, रामचरित संध्याकर नंदिनी। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। हड़प्पाई लोग कृषि में प्रयोग करते थे किस चीज़ का? तांबे का हल, लकड़ी का हल, कांसे का हल, लोहे का हल। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी का हल प्रयोग करते थे। लोहे का ज्ञान नहीं था हड़प्पा वासियों को। ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? पुरोहित होता था। बौद्ध और जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनना है। आप वीडियो पॉज करके चुनिए। मैं आंसर आप बता रहा हूँ डायरेक्ट। डी है कि गंगा घाटी में नवविकसित भौतिक सुविधाओं का समर्थन। यही गलत है। इनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के निम्नलिखित में से यही गलत है। असत्य पूछा है, डी आंसर हो जाएगा। ओके, ABC तीनों सत्य बोला है कि इन दोनों ने ही भौतिक सुविधाओं का विरोध किया था, ये तो पता ही है। किस वंश के शासनकाल में शूद्रों और स्त्रियों को रामायण, महाभारत और पुराण को सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 65 का आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासनकाल में ये चीज़ अधिकार प्राप्त हुआ था। निम्न में से किस मध्यकालीन शासक के काल में श्रीलंका के राजमुकुट व राज चिन्ह पर कब्जा कर लिया गया था? तो 66 का आंसर हो जाएगा ये राजेंद्र प्रथम था, जिसने श्रीलंका तो छोड़ो इंडोनेशिया तक पर कब्जा कर लिया था। राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम का पुत्र। किस चौहान शासक ने अजमेर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो 67 का आंसर हो जाएगा विग्रह राज था, जिसने अजमेर को बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज चौहान के वंश का है। ओके, और इसने अजय मेरू, जिसका नाम अभी अजमेर है, वहाँ पर कब्जा किया था और एक संस्कृत महाविद्यालय और अन्नागार झील का भी निर्माण करवाया था इन्होंने। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बलबन ने रक्त और लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी? 68 का क्या आंसर हो जाएगा? दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करने वालों के खिलाफ अपनाई थी उसने रक्त और लौह की नीति। किस मध्यकालीन शासक के लिए कहा गया है कि जहां पनाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी? तो ये नसरुद्दीन महमूद के लिए कहा गया है। ओके, और इसकी मृत्यु क्या बोला गया है इसमें कि नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 तक था। ओके, और इसमें बताया गया कि इसके काल में स्थितियां विपरीत हो गई थी। सूबे के सूबेदार स्वतंत्र हो गए थे। सुल्तान दिल्ली के आसपास एक छोटे से इलाके का स्वामी होकर रह गया था। एक मस्खरे से नसरुद्दीन महमूद के बारे में कहा भी था कि जहां पनाह दिल्ली के सुल्तानों की पदवी, सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैले हुए। पालम क्या है? तो पालम हवाई अड्डा है दिल्ली में, वहाँ तक। निम्नलिखित में किस युद्ध से पूर्व बाबर ने स्वयं को पक्का मुसलमान दिखाने के लिए शराब की खरीद बिक्री पर प्रतिबंधित कर दिया था? इसने जिहाद की घोषणा कर दी थी, मतलब हिंदुओं के खिलाफ युद्ध का नाम दे दिया था, जबकि वो एक राजनीतिक युद्ध था। ये सब तरीके होते हैं अपनी सेना में मोटिवेशन बनाने के या उनको उत्साहित करने के। इसने शराब के जितने कंटेनर होते हैं सबको उड़ेल दिया था, बोला था कि आज से कोई शराब नहीं पिएगा, आज से मैं सच्चा मुसलमान हूँ। बाबर ने ऐसा कहा था। उससे पहले शराब और अफीम चीप था एक नंबर का। तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? खानवा का युद्ध इस पहले इसने बोला था। कोई मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बोलता हूँ, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है, समझ रहे हो ना, मुझे पता है सच्चाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तरीके होते हैं, देखो युद्ध जीतने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी ने क्या घोषित किया था? मराठा विस्मृता किया। उन्होंने बोला कि मराठों की इज्जत मिलना चाहिए, मराठा शक्ति को उन्होंने बिल्कुल मराठा के नाम पर सब कुछ किया, उन्होंने सब कुछ किया। छत्रपति शिवाजी ने तो सूरत की लूट भी की है ना, ये भी तो इतिहास ही है। तो क्यों?
क्योंकि हमें मराठियों को ऊपर ले जाना है। तो इसी तरह से बाबर को जब युद्ध जीतना था उसने क्या बोला, हम जिहाद कर रहे हैं, हम इस्लाम के लिए युद्ध कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। इससे क्या होगा, धर्म के नाम पर लोग अक्सर एक हो जाते हैं, समुदाय के नाम पर एक हो जाते हैं, राज्य के नाम पर एक हो जाते हैं। ये सब एक करने का टेक्टिक होता है लीडरों का। ओके, तो उसने किस युद्ध के पहले बोला था, तो खानवा के युद्ध के पूर्व बोला था उसने कि शराब छोड़ दो, हम सच्चे मुसलमान हैं, हम जिहाद पर चले हैं। और खानवा का युद्ध किसके किसके विरुद्ध हुआ था, तो राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा जिसने बाबर को परेशान करके रखा था ना, वो राणा सांगा था। बहुत ही बलशाली शासक था राणा सांगा, और युद्ध में बाबर को बिल्कुल पानी पिला दिया। तो उसने अंत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसके कारण राणा सांगा हार गया था युद्ध। अपने ही लोगों ने उसको धोखा दे दिया था, नहीं तो बाबर आज भारत से विदा हो जाता। यही था सच्चाई, इतिहास यही है। आगे बढ़ते, किस मुगल शासक के काल में दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन शुरू किया गया था। 71 का क्या आंसर हो जाएगा, ये अकबर थे जिसके समय में शुरू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से भारत में अपना व्यापार किस वर्ष प्रारंभ किया है, तो 72 का आंसर हो जाएगा। 1613 ईस्वी में शुरू किया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार भारत में। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था, तो 73 के क्या आंसर हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में साथ दिया था। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल के द्वारा लड़े गए युद्ध ने कंपनी पर भारी आर्थिक बोझ डाला और इस कारण से उसे वापस बुला लिया गया, तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, 1798 में ईस्वी में आया था, 1798 में। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि वाला, अब तो याद आ गया होगा। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक निम्न से कौन है, 75 का क्या आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स हैं। आगे बढ़ें, अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में जमींदारों के हाथ से पुलिस का काम लेकर थाना शुरू कर दिया गया, तो 76 का आंसर हो जाएगा। 1793 में इसी समय कर्नवालिस आया था, इसने पुलिस और प्रशासन सब कुछ को सही किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों को सोसाइटी ऑफ ट्रेड के तहत निम्न से किस एक वस्तु के व्यापार का एकाधिकार नहीं था, तो इसका आंसर था वस्त्र। वस्त्र के व्यापार पर इनका एकाधिकार नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों को। प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस कारण से 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया था, कांग्रेस से पूछा भी नहीं था, भारत की सलाह भी नहीं ली गई थी। ब्रिटिश भारत निरंकुश सरकार का समर्थक था कौन, तो 79 का क्या आंसर हो जाएगा, चार्ल्स वुड। 1861 में संसद में इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए तत्कालिक भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा 1861 ईस्वी में कि सारे अनुभव हमें यह बताते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरे जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। समझ रहे हो ना बात, औपनिवेशिक मानसिकता है ये। मित्र मेला संघ के संस्थापक कौन थे, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर जी। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहता है आजकल। ओके, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था, तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न हुआ था। रैयतवारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं, 82 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सबसे कम क्षेत्रों पर लागू थी, यही स्टेटमेंट सबसे गलत है। महालवारी व्यवस्था जो थी ना वो सबसे कम क्षेत्रों पर लागू थी, सबसे अधिक पर जमींदारी व्यवस्था लागू थी, उसके बाद से रैयतवारी थी। ओके, और उसके बाद था वो महालवारी। नहीं, यहाँ पर एक सुधार करता हूँ मैं, क्या रैयतवारी सबसे ज़्यादा भागों पर लागू थी, लगभग में 51% है ना। उसके बाद से जमींदारी थी, जमींदारी व्यवस्था, उसके बाद से महालवारी थी। रैयतवारी व्यवस्था मूल रूप से कहाँ पर शुरू किया गया था, तो अगर हम देखें तो मूल रूप से इसको मद्रास प्रांत में शुरू किया गया था, और जमींदारी व्यवस्था तो बंगाल प्रांत में मूल रूप से शुरू किया गया था, लेकिन उत्तरी कर्नाटक और असम के भागों में भी लागू था। ओके, अब महालवारी जो है वो पंजाब और संयुक्त प्रांत जो है यूपी जो है अभी का, इन सब इलाकों में शुरू किया गया था। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 82 का सी। किसी को भू राजस्व व्यवस्था डिटेल में पढ़ना हो, हिस्ट्री लेक्चर नाम का एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें मैंने अपने नोट्स से वीडियो बना कर पढ़ाया है, तो उसको जाकर जरूर देखना अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना हो मेंस के लिए। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष निम्न से कौन थे, 83 का आंसर हो जाएगा मनीष चंद्र नंदी। ओके, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी हिंदू महासभा की। 84 पर चलते हैं, सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात निम्न से किसने की थी, 84 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने की थी। 1930 में मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद इकबाल ने इस चीज़ को रखा था, जिसने सारे जहाँ से अच्छा लिखा उसी ने। 85 है
इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, यूनाइटेड इंडिया हाउस, पेरिस इंडिया सोसाइटी, इसको मैच करना है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना 1905 में की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में। ओके, इंडियन होम रूल सोसाइटी। अगला है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1907 में द्वारिकानाथ दास जी ने की थी अमेरिका में। यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना किसने की थी? तो तारकनाथ दास और GD कुमार ने अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना मैडम भीकाजी कामा ने कहाँ पर किया था? इसकी स्थापना पेरिस में किया था इन्होंने 1905 ईस्वी में। सबका बता दिया मैंने, मैच हो गया होगा। इसका आंसर दिया हुआ 85 का आंसर दिया हुआ डी। अगले पर चलते हैं। लंदन में भारतीय सुधार समिति किसने गठित की थी? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नेहरूजी ने इसको गठित किया था 1887 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया गया। इस समिति में से कौन भारतीय सदस्य समूह भी शामिल था? हंटर समिति में भारतीय सदस्य भी कुछ शामिल थे, उन्हीं का नाम पूछा है। इनका नाम था चिमन लाल सीतलवाद, जगत नारायण और साहबजादा। इसका आंसर सी हो जाएगा। और जलियांवाला बाग की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में। निम्न से किन के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ था? 88 का क्या आंसर हो जाएगा? 88 का आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। इसका आंसर कहाँ गया? ए आंसर हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। MR जयकर हिंदू महासभा से थे और तेज बहादुर सप्रू तो लिबरल से थे। 1801 में किस क्षेत्र के शासक ने सहायक सेना के लिए पैसा अदा नहीं करने के कारण अपना आधा इलाका कंपनी को दे दिया था? 89 का आंसर हो जाएगा, अवध का इलाका था ये। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 90 का आंसर हो जाएगा, 1901 ईस्वी में की थी। निम्न से कौन सी अदिश राशि है? तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि जिन भौतिक राशि इसमें दिया हुआ है कि उदाहरण समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, आवेश, आयतन, घनत्व, दाब, विद्युत धारा, आवृत्ति, ताप, ऊष्मा इत्यादि। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा और दाब दोनों ही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस स्केल में कितना होगा? तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई, क्या होता है? C/100 बराबर F-32/180, है ना? यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो अब इसमें रख दो मान, तो इसमें कितना आ जाता है? 50 डिग्री C आएगा अगर इससे निकालोगे तो, इसमें जो दिया हुआ है। ओके, मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। 132 यहाँ F की जगह 122 रखो, 122 - 32/180 और C/100 करो, 50 डिग्री C आ रहा है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी नहीं। फॉर्मूला याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन एक आध पूछता है कभी कभी BPSC। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 93 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें बुक में दिया हुआ 93 का आंसर बी, यानी कि -1.6 × 10⁻⁻19 C। ओके, इलेक्ट्रॉन परमाणु मौलिक कण है जिसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है और एवं आवेश -1.6 × 10⁻19 C होता है, अर्थात यह एक ऋणात्मक कण होता है। जल का घनत्व निम्न से किस तापमान पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री C पर सबसे ज़्यादा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला है, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है हमेशा, जो होता है किस तरह का बनता है? अवतल लेंस की बात कर रहा है, लेंस है, मिरर नहीं है। तो 95 का क्या आंसर हो जाएगा? सीधा, आभासी और छोटा हमेशा। जब एक ग्लास छड़ को भाप में रखा जाएगा तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, जबकि चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भी चौड़ाई में भी वृद्धि होगा। FM ब्रॉडकास्टिंग सर्विस किस रेंज की आवृत्ति बैंड पर होता है? तो FM अगर आपने चलाया होगा तो आपको पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक ही होता है FM। ओके, सौर सेल के संबंध में असत्य कथन को बताना है। सारे स्टेटमेंट पढ़ के आप अटेम्प्ट कीजिए, मैं डायरेक्ट असत्य पर जा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है कि यह सौर सेल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है ना? ये नहीं है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलती है। सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देती है। 98 का बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। 99 है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? दृष्टि IAS से जो मैंने साइंस के MCQ करवाए हैं उसमें सारे इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। 99 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16.6 मीटर। चंद्रमा के तल से आकाश का रंग दिखाई देता है। चंद्रमा के तल से कैसा दिखाई देगा? तो बिल्कुल काला दिखाई देगा। ऑक्सीजन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो 101 का क्या आंसर हो जाएगा कि ये वायु से कुछ हल्की होती है, यही असत्य है। ओके, निम्न से किसका परमाणु आकार बड़ा है? 102 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, पोटेशियम का।
जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो, इधर दिया हुआ है टीन, निकेल, सोडियम, क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में कॉपर, जिंक, निकेल उपस्थित होता है। ओके, इसमें सिल्वर, चांदी अनुपस्थित होता है। तो जर्मन सिल्वर को किससे मैच करेंगे हम लोग? निकेल से मैच करेंगे। निकेल कहाँ गया भाई साहब? ये रहा। ओके, सोल्डर, इसमें टिन होता है। और ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? इसमें क्लोरीन होता है ब्लीचिंग पाउडर में। हाइपो में क्या होता है? तो सोडियम होता है। मैच हो गया। किससे मैच हो रहा है ये? ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। डी आंसर से मैच हो रहा है। 103 का डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी गैस गैसीय चक्र में नहीं है? 104 का क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रोजन नहीं आती है गैसीय चक्र में। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो आती ही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 105 का हो जाएगा NaHCO3। इसका आंसर बी हो जाएगा। जब इनो सॉल्ट को जल में मिलाया जाता है तो बुलबुले का निर्माण होता है, जिसका कारण क्या है? इनो को कभी आपने मिला के पिया है ना पानी में? बुलबुला जो बनता है क्यों बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। इनो में एक्चुअली में होता क्या है? इसमें यीस्ट होता है, खमीर जिसको कहा जाता है। यीस्ट जब होता है ना, जैसे इसीलिए कुछ लोग जो घर में केक बनाते हैं ना तो उस केक में इनो डाल देते हैं, जिससे क्या होगा? वो फूल जाएगा, है ना। तो यही कारण होता है कि इनो जैसे ही जल में डालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले छोड़ने शुरू कर देता है। अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है। 107 का क्या आंसर हो जाएगा? 107 का हो जाएगा डी, क्लोरीन होता है उसमें। तो हवा एक प्रकार से निम्न से क्या है? 108 का आंसर हो जाएगा मिश्रण है हवा। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में क्रोमोजोम्स दिखाई देता है, किस आकार में? छराकार आकार में, छरनुमा। जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर पहुंचता है तो ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचयन, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह, डायबिटीज़। निम्न से कौन एक असत्य फल नहीं है? तो ये बड़ा ही सरप्राइजिंग था जब मैंने पहली बार इसको सुना था, तो अभी नहीं। और ये BPSC में पूछ चुका है बंधुओं। तो 112 का आंसर हो जाएगा सेब जो है वो सत्य फल नहीं है। और आपको पता है भिंडी एक फल है। ओके, जीवन इतना आसान नहीं है। कोशिका का शक्ति गृह निम्न में से किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आज तो साइंस के आसान आसान क्वेश्चन मिल गए। विटामिन ए का क्या नाम है? तो इसका नाम रेटिनॉल है। थायमीन किसका नाम है? विटामिन B1 का। विटामिन ई का क्या नाम है? तो टोकोफेरॉल, विटामिन ई है ये। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? विटामिन डी का नाम है। इनमें से जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा? तो 115 का आंसर हो जाएगा जॉन्डिस। प्लेग, तपेदिक, टेटनस जीवाणु जनित रोग हैं, जबकि जॉन्डिस एक वायरस जनित रोग है। जॉन्डिस, पीलिया 3 प्रकार का होता है। ओके, अब किसके प्रकार हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। समझ गए ना? इसलिए जिसको जॉन्डिस होता है उसको हेपेटाइटिस का खतरा होता है। हेपेटाइटिस से खराब बीमारी कोई नहीं होती। निम्नलिखित ब्लड ग्रुप रक्त समूह के पिता के नाम से जाना जाता है, किसको? 116 का आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर को। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। और मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह मुख्य रूप से होते हैं, AB और O पाया जाता है। बस यही है। 117 पर चलते हैं। निम्न से किस यकीन जीव समूहों में 4 हृदय चैम्बर पाया जाता है? हृदय में 4 चैम्बर होते हैं इस जीव समूह में। ये पूछा है आपसे, किस में पाया जाता है? तो सरीसृपों में पाया जाता है। सरीसृप, पक्षी और घड़ियाल में 4 हृदय कोष्ठ होते हैं। सरीसृप में 3 हृदय कोष्ठ, जबकि कॉकरोच में सबसे ज़्यादा 13 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सरीसृप। इन्होंने यहाँ पर आंसर गलत लिखा है। सरीसृप में 3 ही होता है, स्तनधारियों में होते हैं 4। यहाँ पर गलत लिखते कुछ और है, आंसर कुछ और देते हैं, एक्सप्लेनेशन कुछ और देते हैं ये लोग। ओके, इसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी। स्तनधारी, पक्षी और घड़ियाल में 4 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं। 4 ही तो पूछा है ना हमसे, 4 हृदय कोष्ठ। उसके बाद से सरीसृप में 3 हृदय कोष्ठ होते हैं, जबकि कॉकरोच में सबसे ज़्यादा 13 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं। तो इन्होंने गलत लिखा है। इसका आंसर ए होगा, डी नहीं होगा, सरीसृप नहीं होगा, स्तनधारी होगा। ओके, पौधों में जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 118 का आंसर हो जाएगा रसारोहण कहते हैं उसको। पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित में कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा है, तो ये होती है हमारे मस्तिष्क में, अग्रभाग में, मस्तिष्क के अग्रभाग में होती है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा कालाजार। वायरस से होने वाली सामान्य बीमारियाँ खांसी, सर्दी, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ये सब होता है। और बस यही है इसमें तो। और कालाजार किसके कारण होता है? एक परजीवी होता है जिसका नाम मैं बताता हूँ, बड़ा ही कठिन नाम है, लिस्मेनिया डोनोवानी। क्या बोला मैंने? लिस्मेनिया
लिस्मेनिया डोनोवानी। इसके कारण कालाजार होता है और ये परजीवी होता है, और कालाजार का परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। एक बालू मक्खी होता है जिसके द्वारा फैलता है। ओके, और इस परजीवी का जो जीवन चक्र होता है वो बालू मक्खी पर और मनुष्य पर निर्भर करता है। ओके, तो कालाजार जो होता है ये लिस्मैन डोनोवानी नामक एक परजीवी होता है, इसके कारण से होता है। बाकी 3 तो वायरस के कारण होते हैं। निम्न में कौन देश लाल सागर से स्पर्श करता है? तो 121 का क्या आंसर हो जाएगा? 121 का आंसर दिया हुआ है कि बी, यमन, मिस्र और सूडान। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल का वितरण है, तो 122 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 19% और 81%। जल है वहाँ पर 81%, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल जो है वो सबसे कम है, कितना है? 19% मात्र। ग्रेट लेक्स निम्न से कौन सा झील शामिल नहीं है? ग्रेट लेक्स पता ही है अमेरिका में है। उसने पूछा है कौन सा झील इसमें शामिल नहीं है, तो विनिपेग झील जो है वो ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी सुपीरियन, ह्यूरॉन, मिशिगन ये सभी ग्रेट लेक्स के भाग हैं। ईरी, ओंटारियो ये भी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, और ये अमेरिका कनाडा के सीमा पर है। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो 124 का आंसर हो जाएगा सी, इनमें से सूडान है जहाँ पर नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो 125 का क्या आंसर हो जाएगा? पराग्वे है, दक्षिण अमेरिका का देश जो स्थलरुद्ध है। पश्चिमी बंगाल के सीमा के साथ किस देश की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन की सीमा नहीं लगती है वेस्ट बंगाल के साथ। निम्न से कौन अन्य विकल्पों में भिन्न है? द्वीपों के संबंध में बताना है आपको। 127 का आंसर क्या हो जाएगा? पंबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, माजुली द्वीप और व्हीलर द्वीप। 127 का आंसर क्या हो जाएगा? जो माजुली द्वीप है ना, ये एक नदी में बना हुआ द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के कारण असम में एक माजुली जिला है जो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण द्वीप बन गया है। 127 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी तो सारे समुद्र के द्वीप हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो 128 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, चेनाब है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में मानसून आगमन का क्रम निम्नलिखित नगरों में किस प्रकार होगा? सबसे पहले मानसून कहाँ पर आएगा? सबसे पहले तिरुवनंतपुरम में आएगा, फिर बेंगलोर में, फिर पणजी में, फिर नागपुर में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? 130 का आंसर हो जाएगा एमपी में सबसे ज़्यादा वन है। ओके, निम्न से किस राज्य में तांबा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 131 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा किसके पास है भंडार? तो राजस्थान के पास है। जूट उत्पादन में राज्यों का सही क्रम क्या है? 132 का आंसर सबको पता होना चाहिए। टॉप पर बंगाल आएगा, फिर बिहार आएगा, फिर असम आ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 133 सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? 133 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, बी आंसर हो जाएगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 5 है, तमिलनाडु में 4 है, केरल में 4 है। मोरिया जनजाति का प्रमुख निवास स्थान नहीं है, इनमें से कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, राजस्थान नहीं है। बाकी हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड में मोरिया जनजाति रहती है। मुख्य रूप से हिमालयी भागों में रहती है, तो स्पष्ट हो गया होगा। अगले पर चलते हैं। बिहार का द्वितीय सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है? 135 का क्या आंसर हो जाएगा? अरवल जिला है द्वितीय सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा कौन है? शिवहर। उसके बाद से आता है, इनमें से शिवहर के बाद कौन आएगा? अरवल आ जाएगा 638 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर शेखपुरा आ जाता है 689 किलोमीटर स्क्वायर। फिर लखीसराय आ जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अरवल। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कितनी दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है? दशकीय वृद्धि दर बिहार की जनसंख्या का पूछा है आपसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25.4%। और ये सब क्वेश्चंस तो आपको रटे होना चाहिए। निम्न से कौन सी नदी गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है? तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा? दाहा और झरनी नदी है, ये गंगा नदी बेसिन के तहत ही आती है। दाहा और झरनी सारण सीवान जिले की प्रमुख नदी है जो गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है। शंख, वैतरणी, वंशीधारा और रसीकुल्या ओडिशा की नदी है। ओके, तेल और शिवनास महानदी की सहायक नदी है। तो सबका बता दिया मैंने। सूर्य भगवान को समर्पित देव सूर्य मंदिर बिहार के जिले में है? 138 का आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में है। और भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क, ओडिशा में। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो NH-31 है। ओके, और इसमें दिया हुआ है कि इसकी आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में NH की कुल लंबाई 5421 किलोमीटर है। बिहार में NH का घनत्व 58 प्रति वर्ग 1000 वर्ग किलोमीटर में है, 58 किलोमीटर के आसपास। ओके, बिहार में प्लास्टिक कारखाना उद्योग निम्नलिखित कहाँ पर स्थित है? आज का आखिरी क्वेश्चन है। 140 का आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर में स्थित है। ओके, और भारत वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा में है। लेदर के लिए गया में है, लेदर वस्त्र उद्योग और सिल्क उद्योग के लिए। तेल शोधक तो बरौनी में ही है, उर्वरक वाला भी बरौनी में ही है। तो यहाँ तक था। हाजीपुर में वुड वगैरह का भी है काम धाम।
140 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सेट 8 भी आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। वीडियो जैसा भी लगा हो ज़रूर बताना, पसंद आए, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो बताना। ह्यूमन एरर हो सकता है, मास्टर भी ह्यूमन ही है। ओके, थैंक यू सो मच।